नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं हिंदी वसंत भाग 3। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का भला करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि हमें धोखे भी मिलते हैं, हमारे प्रति गलत विचार भी मिलते हैं, लेकिन उनसे निराश होकर हमें भलाई का काम नहीं छोड़ना चाहिए या दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ को हम आगे ले जाते हुए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो इसमें आता है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो इसमें बताया है कि लेखक ने अपने व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है। व्यक्तिगत अनुभव होते हैं यानी अपने खुद के उसने जो अनुभव किए हैं वो वह बता रहा है कि उसने धोखा भी खाया है, यानी उसको धोखा भी मिला है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, यानी बहुत ही कम जगह पर विश्वासघात होता है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी हो जाएगा। ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, यानी बिना कारण भी लोगों ने उसकी बहुत सारी सहायताएं भी की है। उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बनाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो ये बताता है कि दोस्तों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, यानी उसका गलत पक्ष होता है लेकिन उसको भी उद्घाटित करते हैं और उसमें लोग आनंद लेते हैं, तब वह बुरा रूप ले लेता है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी व बदले की भावना आदि। इस प्रकार से ये गलत हो सकता है। आगे आता है प्रश्न नंबर 3, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसमें बताया है आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण और लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, यानी लोगों में इसकी जानकारी भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, यानी समय से पहले ही सचेत हो जाता है। पर यह तभी सार्थक है जब इनमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इनमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा जिस प्रकार अपनी TRP बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं होती है, यानी वो अपने फायदे के लिए अगर ये काम करें तो ज़्यादा सार्थकता नहीं होती है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी ईमानदारी को अगर मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगेगा तो क्या होगा कि इसका परिणाम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो आगे बताता है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। दूसरा है, झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। तो इनके क्या क्या परिणाम निकलेंगे देखते हैं। तो पहला बताता है कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, यानी जो सच्चाई है वो भीरू होते हैं, डरपोक, और बेबस लाचार ऐसे लोगों के हिस्से में कैसे पड़ी है। कहता है कि तानाशाही बढ़ेगी। इसमें क्या कहता है कि तानाशाही बढ़ेगी, लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी।
इसमें तानाशाही तो बढ़ जाएगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रहेगी। दूसरा कहता है झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी जो गलत काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। दूसरा कहता है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, यानी लगभग दोषी दिख रहे हैं, गुणी कम दिख रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा, यानी एक दूसरे में विश्वास नहीं रहेगा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो ये बताता है लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो संघटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनमें हमारे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश न हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, यह हो सकता है। यानी इसका अलग शीर्षक अगर रखा जाए तो हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं, यह हो सकता है। आगे प्रश्न नंबर 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो इसमें बताया गया क्या निराश हुआ जाए, इसमें अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, ये तो इनमें क्या कि क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया क्या निराश हुआ जाए। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है, इसलिए यह चिन्ह लगाना जरूरी है। आगे आता है आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये कहता है कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है, यानी बहुत मुश्किल है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से भी पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है? आगे भाषा की बात में आता है कि दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे से द्वंद्व यानी स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर यह योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो इसने लिखे हैं सुख और दुख, तो यह हो जाएगा सुख दुख। भूख और प्यास, भूख प्यास। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिस प्रकार गांधी, इसमें आता है गांधी, तिलक, भारत, मदन मोहन मालवीय। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये एक ही के नाम बताए हैं। जातिवाचक में कैसे आता है, जैसे बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी। ये पूरी जाति का बोध करवाते हैं। आगे आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे ईमानदारी होगी, सच्चाई हो गया, झूठ हो गया, चोर हो गया, डकैत हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। पाठ का नाम था क्या
हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।